चलो वो कहाँ तक हुआ था जरा दिखाओ तो। हम बोल रहा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कह रहे, ये हो गया था ना। ठीक है चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बाबू, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। चलो लिखिए इसमें, देखिए लिखिए इसमें, लिखिए कंसीडर, 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 consider a particle, consider a particle, consider a particle of mass small m, consider a particle of mass small m, of mass small m executing, executing, executing harmonic oscillation, executing harmonic oscillation, executing harmonic oscillation in one dimension, executing harmonic oscillation in one dimension such that, such that, such that its potential energy, such that its potential energy, such that its potential energy is given by, such that its potential energy is given by, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बताइए, वी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए, 1, कितना बना देंगे 1, वेयर ओमेगा क्या होता है बेटा बताओ तो, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। चलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। चलिए लिखिए, फिर लिखिए, लिखिए, लिखिए कंसीडर द, पैराग्राफ करें, कंसीडर द, कंसीडर द one dimensional, consider the one dimensional, consider the one dimensional Schrodinger wave equation, consider the one dimensional Schrodinger wave equation, one dimensional Schrodinger wave equation and is given by, and is given by one dimensional Schrodinger wave equation and is given by, क्या हो जाएगा बताओ, one dimensional Schrodinger wave equation d2 psi by dx2 plus 2m by h cross square e minus bx psi is equal to 0। देखिए वेयर साई इज इक्वल टू, वेयर, वेयर साई इज इक्वल टू नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, साई इज इक्वल टू नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है ना। यम क्या होता है बेटा बताओ, व्हाट इज यम, mass of the particle, mass of the particle, ठीक है। एच क्रॉस क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, इसको क्या कहते हैं बताइए, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट,
रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। और एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। चलो PLAN, इसको आगे कर दिया जाएगा पर बोर्ड फिर कवर नहीं हो पाएगा, नहीं आगे हो जाएगा तो रुक जाओ, छोड़ दो। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना जी, चलो प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। चलो एंड E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिएगा। ठीक है भैया, बात समझ आ रहे हैं यहाँ तक। चलिए फिर लेके आगे, फिर इकट्ठे रिवीजन कराते हैं। देखिए यूजिंग इक्वेशन 2 in equation 1 in equation 2 we get using equation 1 in equation 2 we get इक्वेशन में किस में यूज करना बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या मिलेगा बताइए, d2 psi by dx2 प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर, देखिए जाना बाबू 2m h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, e माइनस 1 बाई 2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू किसके बताओ, 0 के। और क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3, छाप दीजिए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर दें आपको। देखिए पार्टिकुलर बॉक्स प्रॉब्लम आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी से ही हम प्रॉब्लम बेटा क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से प्रॉब्लम बेटा हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना है, हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्या होता है आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, ठीक। अब देखिए d2 psi by dx2 प्लस 2m by h क्रॉस स्क्वायर e माइनस bx psi इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या बेटा 2 है, इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, ठीक। अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने प्रॉब्लम के हिसाब से क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट कर लिया, vx की वैल्यू इसमें क्या कर दी, रख दी। और ये जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन आया है वो क्या है, हमारा पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है। बात समझ आ रहा है ना, कैसे किए, क्या किए, देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की सबसे पहले, ठीक, पार्टिकल प्रॉब्लम को पहचाने, ठीक। उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे, फिर इस पोटेंशियल एनर्जी को श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या कर दिया बेटा, डाल दिया, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो हमारा क्या है, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब इसी को बेटा क्या करना है, सॉल्व करना है। और हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था आप लोगों को कि जो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 होता है ये पहले से फिक्स होता है। इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या लिखाना है, पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन नंबर 2 में श्रोडिंगर इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर 3 में प्रॉब्लम के हिसाब से श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। और भी कैसे चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर डेल स्क्वायर होता तो 1 डायमेंशन में है आप, तो d2 बाई dx2 कर दिया आपने, है ना। बात समझिएगा, ठीक है। और भी कैसे चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। लिखिए दिस इज द लिखिए दिस बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, दिस इज द Schrodinger wave equation. This is the Schrodinger wave equation. This is the Schrodinger wave equation. This is the Schrodinger wave equation for. This is the Schrodinger wave equation for linear harmonic oscillator. This is the Schrodinger wave equation for linear harmonic oscillator. Linear harmonic oscillator. दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए टू सॉल्व, आइए इसको सॉल्व कर देखिए। टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 3, टू सॉल्व इक्वेशन 3,
let us take let us take let us take let us take a new variable let us take a new variable a new variable a new variable q a new variable q such that a new variable q such that आइए मिटा देते हैं इसको। सच दैट Q इज इक्वल टू किसके इक्वल में ले लेंगे बेटा बताओ तो अल्फा एक्स के। Q बराबर किसके इक्वल ले लेंगे बताइए अल्फा एक्स के। ठीक है, इसको इक्वेशन कितना बना लेंगे बताइए इक्वेशन नंबर 4। देखिए वेयर अल्फा इज इक्वल टू पैरामीटर अल्फा इज इक्वल टू पैरामीटर। चलिए अल्फा बेटा हमारा क्या है पैरामीटर है कोई। बात समझिएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका x में था उसको अब आप q में क्या करने जा रहे हैं कन्वर्ट करने जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। q में क्या करने जा रहे हैं बेटा कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप ये बताइए क्या हम लोग नाउ डी साई बाई डी एक्स को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या डी साई बाई डी क्यू बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। और यहाँ से डी क्यू बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखिए अल्फा बराबर आ जाएगी क्या, आ जाएगी क्या, छाप दीजिए। ठीक है, दिस फर्दर इंप्लाइज दैट d2 साई बाई dx2 किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, d2 साई बाई dx2 किसके इक्वल आ जाएगा बताइए। ये बेटा आपका आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ d साई बाई dx। ठीक है, चलिए तो d साई बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा आपका अल्फा d साई बाई डी क्यू। ठीक है, और फिर इसको थोड़ा सा हम ऐसे मॉडिफाई कर दे रहे हैं d बाई डी क्यू ऑफ अल्फा d साई बाई डी क्यू बाई डी। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, या लिख सकते हैं है क्या, देख लीजिए लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट d2 साई बाई dx2 किसके इक्वल आ गया बताइए, अल्फा पहले से था, यहाँ पे एक और अल्फा आ गया तो क्या हो गया ये आपका अल्फा स्क्वायर, ये इसके साथ गया तो क्या मिल गया d2 साई बाई डी क्यू। छाप दीजिए इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बाबू बताओ तो, 5 बन गया था, 5 बना दीजिए। चलिए आसान है कि नहीं, चलिए बहुत आसान है। लिखिए यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 3 यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 3 यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 3 in equation 3 we get using equation 4 and 5 in equation 3 we get क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा बेटा बताओ तो, क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर d2 साई बाई इक्वेशन 3 आपका क्या है यही है ना, d2 साई बाई dx2 प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस 1/2m
ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू, यही ना इक्वेशन 3 है, इसी में रखना है। तो d2 साई बाई dx2 की जगह कितना रख देंगे आप, अल्फा स्क्वायर d2 साई बाई dq2 प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, और e की जगह पे तो आप फिलहाल e ही रहने दें, है ना, माइनस x की जगह पे कितना हो जाएगा बेटा बताओ तो, कितना हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर, है ना, m ओमेगा स्क्वायर, और कितना बताइए अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो गया साई इज इक्वल टू 0। छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए। कोई दिक्कत है, छापते रहिए छापते रहिए छापते रहिए। ठीक है बेटा, चलिए दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट डिवाइडिंग बाई, हाँ चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई अल्फा, डिवाइडिंग बाई अल्फा स्क्वायर वी, डिवाइडिंग बाई अल्फा स्क्वायर वी गेट क्या मिलेगा बताइए, d2 साई बाई dq2 प्लस 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस 2 को आप अंदर भेजेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और कितना बताइए m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, और कितना बताइए m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर, है ना, और कितना बताइए h क्रॉस स्क्वायर अल्फा पावर 4, ये मिलेगा क्या साई इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा क्या, देखिए तो देख लो 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 बापू देख लो, एच मिलेगा क्या, एच मिलेगा क्या, चलो चलिए फिर लिखिए, सपोज मिटा दे इसको, लिखिए लिखिए सपोज सपोज 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, 2me एच क्रॉस स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है बेटा। चलिए यहां तक पहले लिख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। बात समझ आ रहा है, अब देखिए यहां तक पहले लिखिए, फिर आपको देखिए, अब देखिए समझिए, पहले ये एक इक्वेशन आपके पास था, ये एक इक्वेशन आपके पास था, ठीक। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या की थी, देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है, देखने में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा बताओ, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। जब आप मॉडिफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए, मॉडिफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए आपने क्या किया, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा बराबर किसके लिए, लैम्डा के ले लिया, बात वही खत्म हो गई। चलो ठीक है, अब देखो, अब देखिए समस्या क्या है, समस्या ये है q इज इक्वल टू अल्फा एक्स के इक्वल आपने माना है, पर अल्फा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है कि अल्फा हमारा क्या है, पहली समस्या तो ये है। दूसरी समस्या तो अपनी जगह पे है ही है कि ई और साई हमको सॉल्व करना है, पर पहली समस्या यही है कि हमको अल्फा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक। चलिए तो अब आइए हम लोग अल्फा का कोफिशिएंट कुछ चूज करते हैं, या अल्फा की वैल्यू कुछ चूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अल्फा की ऐसी वैल्यू चूज करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अल्फा की हम लोग ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जिसमें इसको कुछ इक्वेशन बना, तो लास्ट इक्वेशन कितना बना था 5, इसको 6 कर दीजिए। अल्फा की बेटा कुछ ऐसी वैल्यू हम लोग चूज करेंगे
जिसके लिए क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाए बेटा हमारा 1 हो जाए। कितना हो जाए 1 हो जाए। बात समझ आ रहा ना कि अल्फा की हम लोग वो वैल्यू चूज करेंगे इसमें जिसमें क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाए बेटा 1 हो जाए। इसको करने से क्या फायदा होगा अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखिए 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 द definition of alpha is such that coefficient of q square is unity. Coefficient of q square is unity. ठीक है, चलिए फिर लिखें। चलिए आइए आइए चलिए आइए अब जरा देखिए क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ क्यू स्क्वायर किसके को ले लेंगे बताइए आप 1 के। तो यहाँ क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा कितना है बताओ। क्यू स्क्वायर का बेटा कोफिशिएंट है हमारा m ओमेगा स्क्वायर है ना, h क्रॉस स्क्वायर अल्फा पावर 4 इज इक्वल टू किसके बताइए 1 के। तो यहाँ से बेटा अल्फा पावर 4 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बताइए। तो ये आपका आ जाएगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई h स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बताइए m ओमेगा बाई h क्रॉस, और यहाँ से अल्फा बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बताइए तो m ओमेगा बाई h क्रॉस का होल पावर 1 बाई छाप दो। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए। इसको कुछ इक्वेशन बना दो भैया। अच्छा सपोज 2me वाले कुछ इक्वेशन बनाया नहीं बनाया था, लैम्डा वाले को कुछ इक्वेशन बनाया था, उसको 7 बना दीजिएगा, इसको 8 कर दीजिए। 2me देखिए 2me h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बराबर लैम्डा के था ना, इसको इक्वेशन नंबर 7 बना दीजिएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 7 बना दीजिएगा, इसको इक्वेशन 8 कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है भैया। चलिए फिर लिखिए देन बाय इक्वेशन 6 we get इक्वेशन 6 से क्या मिलेगा बेटा बताओ। तो इक्वेशन 6 से हमको मिलेगा d2 साई बाई dq2 प्लस लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर साई इज इक्वल टू किसके बताइए 0 के। ठीक है, इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए 9। कितना बना देंगे 9। चलिए यहां तक आपका आधा काम हो गया। ठीक है, अब पूरा काम कर लेते हैं। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन आपने कभी सॉल्व किया इक्वेशन नंबर 9 के जैसा। इक्वेशन नंबर 9 के जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन कभी सॉल्व किया आपने बताइए, बोलो जी। किया है कभी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व? नहीं किया है। इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है ना, तो ये नए तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक अलग तरीके का है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बेटा खासियत क्या होती है पता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है बेटा वो एसिम्प्टोटिक नेचर का होता है। एसिम्प्टोट्स आप पढ़ते होंगे। एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। एसिम्प्टोट्स आपको ये नहीं कि मैथ छोड़ दिए हैं,
क्योंकि मैथ्स को आप छोड़ देंगे, मैथ्स आपको नहीं छोड़ेगा। मैथ्स की एक खासियत है कि मैथ्स को आप छोड़ देंगे पर मैथ्स आपको नहीं छोड़ेगा, और फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बता बेटा। बताइए। एसिम्प्टोटिक का मतलब ये होता है, एसिम्प्टोटिक का मतलब ये होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, पहली बात ये बताइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? जाहिर सी बात है क्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि भले ही क्यू हमारा इनफाइनाइट हो जाए, भले ही क्यू हमारा इनफाइनाइट हो जाए, साई हमेशा ही क्या रहेगा बेटा? फाइनाइट। साई हमेशा ही क्या रहेगा बेटा? फाइनाइट। और जब इस तरह का सोल्यूशन मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा आप नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को याद रखे होंगे तो आप देखे होंगे कि वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज होने के लिए, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज होने के लिए भी ये कंडीशन चाहिए होती है। अगर आपको याद हो तो भाई समझिए आप, वेव फंक्शन के नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या थी? दो कंडीशन थी, एक तो प्रोबेबिलिटी वाली थी और एक और कंडीशन हमने आपको बताया था क्या? कि अगर x हमारा प्लस माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर जाए तो साई को क्या हो जाना चाहिए बेटा? जीरो। साई को क्या होना चाहिए? जीरो, है ना भाई। साई को क्या होना चाहिए? जीरो। और जीरो कैसा नंबर है? फाइनाइट नंबर है ना, है कि नहीं है? तो देखिए जो एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन होता है वो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का जनरल केस होता है, और उसका एक स्पेशल केस ही क्या है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। ये आपको समझ में आ रही होगी बात। एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन का मतलब ही यही होता है क्या? कि अगर वेरिएबल हमारा किसी तरह प्लस माइनस इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट को टेंड कर जाए, तो साई जो फंक्शन है वो किसको टेंड करना चाहिए बेटा? फाइनाइट। मतलब क्यू के इनफाइनाइट होने पर साई की वैल्यू अगर फाइनाइट हो जाती है तो इसी तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और एनालिसिस अगर आप करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन का मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से है, या एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन एक जनरल बात है, उसका एक स्पेशल केस ही क्या कहलाता है? हमारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है बेटा? प्रिंटिंग स्टार्ट। लिखिए लिखिए लिखिए। इक्वेशन 9 shows asymptotic solution. Equation 9 shows asymptotic solution. Equation 9 shows asymptotic की स्पेलिंग बोल दे क्या? asymptotic solution and let a new function uq such that psi q is equal to uq e to the power minus q square by 2। इसको इक्वेशन नंबर 10 कर दीजिएगा। अब इस सोल्यूशन को आप ध्यान से देखिए, जरा इस सोल्यूशन को आप ध्यान से देखिए। अगर हमारा q प्लस माइनस इनफाइनाइट को 10 भी कर जा रहा है, अगर हमारा q प्लस माइनस इनफाइनाइट को 10 भी कर जा रहा है तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? e टू द पावर 0 आ जाएगा, और e टू द पावर 0 का मतलब कितना हो गया आपका? 1 हो गया। और वेव फंक्शन की वैल्यू तब uq के इक्वल हो जाएगी, है क्या नहीं? मतलब क्या कि तब भी हमको अगर q हमारा प्लस माइनस इनफाइनाइट को 10 कर भी जाता है तब भी हमको साई की कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह के सोल्यूशन को बेटा हम क्या कहते हैं? एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। और डायरेक्ट लिखेंगे हम, ये नहीं कि कैसे सॉल्व किया आपने। जब एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन आपको लिखना है तो सोल्यूशन को आप कंपेयर करके डायरेक्टली क्या कर देंगे बेटा? लिख देंगे, क्योंकि इसका सोल्यूशन अलग टॉपिक हो जाएगा वो, है ना, जो हमको नहीं जानना। हमको देखिए
क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पहचान लिया, तुरंत उसका क्या लिख देते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब मैथमेटिकल फिजिक्स में स्पेशल फंक्शन पढ़ाया जाएगा आपको। बात समझ में आ रहा है ना, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, वो आपका कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया आपने, ये इसका सोल्यूशन होता है, बात खत्म, गेम ओवर। ठीक है भैया, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं आपको यहाँ एप्लीकेशन पढ़ना है, उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानेंगे, पता करेंगे उसका नेचर क्या है या उसका नाम क्या है, और उसका सोल्यूशन सीधे सीधे क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रिंटिंग स्टार्ट। लिखिए 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 डिफरेंशिएटिंग with respect to q, differentiating with respect to q, differentiating with respect to q, differentiating with respect to q, with respect to q we get, differentiating with respect to q we get, differentiating with respect to q we get। q के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा बताइए, डी साई बाई डी क्यू। किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, तो किसके इक्वल आ जाएगा, क्या लिखे हम बताइए, क्या लिख सकते हैं बताइए। पहले हम लिखते हैं डी यू बाई डी क्यू, है ना, और e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 को छोड़ देते हैं, प्लस u को रोकते हैं और e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना, और को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 बचा, और जब क्यू स्क्वायर बाई 2 को डिफरेंशिएट करने कितना आ जाएगा आपका, माइनस क्यू। समझ में आ रहा ना कैसे आया, बोलो भैया, डिफरेंशिएशन आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, तो यहाँ से क्या मिला बेटा बताओ हमको, यहाँ से मिल गया बेटा, क्या मिला बताइए हमको, मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट डी साई बाई डी क्यू किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ, ये हमारा आ गया, किसके इक्वल आ गया बताइए, हमारा आ गया बेटा, ये हमारा आ गया e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 डी यू बाई डी क्यू माइनस क्यू, छाप दीजिए। इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए इसको, 11। ठीक है बेटा, चलो फिर लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, फिर लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट। फिर से डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा बेटा बताओ तो, d2 साई बाई dq2 किसके इक्वल आ जाएगा, d2 साई बाई dq2 किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, ये बेटा आपका आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, ये बेटा आपका आ जाएगा e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, d2u बाई dq2 माइनस u माइनस q du बाई dq। चलिए ठीक है, प्लस du बाई dq माइनस q u, है ना, e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2
माइनस क्यू। जल्दी छाप दीजिए। बात समझ नहीं आ रहा है भाई? देखिए दो फंक्शन था ना यहाँ पे, एक को रोका, इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, ठीक है, इसको रोक करके इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये मिल गया। मुश्किल है क्या? चलिए प्रोडक्ट टूल, हाँ प्रोडक्ट टूल लगाए, ठीक है। चलिए फिर देखिए, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट, समझ में आ रहा होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा होगा, आसान है। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए इस तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं कि चीज़ें बहुत आसान लगे आपको। और देखिए पढ़ाई लिखाई पता है कब आसान हो? जब आप कंपेयर करते हैं पुरानी चीज़ों से। इसलिए देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। किसी चैप्टर की सीक्वेंसिंग कैसे होती है? स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले आप नॉर्मलाइजेशन समझिए, पहले वेव फंक्शन समझिए, नॉर्मलाइजेशन समझिए, फिर उसके बाद से एहरनफेस्ट थ्योरम तो चलिए अलग टॉपिक हो गया आपका, ऑर्थो नॉर्मलिटी समझ लीजिए। उसके बाद आप ये समझिए श्रोडिंगर इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? साई और ई की वैल्यू निकालनी है। फिर आपने क्या किया? एक प्रॉब्लम को पढ़ा, प्रॉब्लम में आपने वेव फंक्शन देखा कि यार, प्रॉब्लम में आपने क्या देखा कि आपने प्रॉब्लम को समझा कि यार पोटेंशियल एनर्जी से ये प्रॉब्लम क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है। फिर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को अपने हिसाब से लिखा, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने का मेथड आपका अलग अलग होगा भाई, क्योंकि प्रॉब्लम जो है आपके अलग अलग है, ठीक है ना। अलग अलग किस बेसिस पर होगा? अब जैसे मान लीजिए कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए टेक्निक आपने बदल दी है। जब आप पार्टिकल इन बॉक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर टेक्निक आपकी दूसरी थी। टेक्निक क्या थी आपकी? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आप तीन पार्ट में, वेव फंक्शन को तीन पार्ट में आप डिवाइड कर लेते थे। यहाँ पर तो वन डायमेंशन में है ना, तो तीन पार्ट वाली बात ही नहीं है, तो हम सीधे सॉल्व कर रहे हैं इसको। बात समझ आ रहा है? अब इसके बाद का जब प्रोसेस होगा उसमें भी चीज़ें सेम रहेंगी। इक्वेशन नंबर 1 में आप देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 में श्रोडिंगर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 में अपने हिसाब से श्रोडिंगर इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करेंगे, है ना। फिर मेथड हम बदल देंगे। अब उसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं भाई? रीरोटेटर प्रॉब्लम है तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। अभी तक आप कार्टेशियन में चल रहे थे, उसमें आप स्फेरिकल पोलर में चलने लगेंगे। हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम है, उसमें चीज़ें चेंज हो जाएंगी स्फेरिकल पोलर में। उसमें 2 डायमेंशन में होता है रीरोटेटर, में 3 डायमेंशन में हो जाता है, आर वाला सोल्यूशन मिल जाता है। बात समझ आ रहा है ना? अप्रोच देखिए क्या है? सेम है, तरीका क्या है बेटा? अलग अलग है। अप्रोच बिल्कुल सेम है, एकदम आसान है। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी से, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए, और फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को अपने हिसाब से क्या कर लीजिए बेटा? कन्वर्ट कर लीजिए। और ऑब्जेक्टिव हमारा कभी मत भूलिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है? साई और ई का कैलकुलेशन, ठीक है ना। और ये साई और ई की वैल्यू जो डेरिवेशन से आप निकाल रहे हैं वो आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, एकदम रटी हुई होनी चाहिए। अगर आप उसमें कंफ्यूज हैं कि कहाँ से साई आ रहा है, कहाँ से ई आ रहा है, कहाँ से ये आ रहा है, तो आप फंस जाएंगे। एकदम रटी हुई होनी चाहिए, फाइनल वैल्यू तो एकदम रटी हुई। ये सब डिफरेंशिएशन का स्टेप अगर आप भूल भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल वैल्यू साई और ई की आपको बेटा एकदम क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अगर उसमें आप अटक गए, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। बात समझ आ रहा बेटा? नज़र हटी, दुर्घटना घटी। क्लियर है बाबू? चलिए अब देखिए, आइए चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट। और देखिए कभी भी कैलकुलेशन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आप तो 1-2 स्टेप स्किप कर सकते हैं, पर कोशिश यही करनी चाहिए कि पूरा का पूरा क्या करें? लिख दें। पर इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार हम कह रहे हैं क्या है बेटा? फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में गलती आपको नहीं करनी। वेव फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ मिलेगी आपको उसको हू बहू क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अब कैसे याद करना है वो आपके ऊपर है, लिख के प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। ई की वैल्यू कितनी है वो आपको याद करना है, कैसे याद करना है वो आपके ऊपर है, लिख के प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा बेटा? वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए तो क्या मिलेगा बेटा बताओ? d2 साई बाई dq2 किस इज इक्वल टू किसके बताइए? e टू दी पावर -q²/2, ठीक है ना। और कितना बताइए? d2u बाई dq2, है ना। अब देखिए समझिए पहले, यहाँ -q/du/dq है ना, और यहाँ -q/du/dq है। कितना हो जाएगा? -2q
डी यू बाई डी क्यू। ठीक है, और कितना आ जाएगा बताइए? प्लस प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 यू। यही आएगा क्या? देखिए तो यही आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 1। छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए। टर्म्स को रीअरेंज कर दिया बस। इसकी जगह पर तो देखिए यही है आपका, है ना? यहां से माइनस क्यू डी यू बाई डी क्यू है, और यहां से जब आप अंदर माइनस क्यू को भेजेंगे तब भी क्या मिलेगा? माइनस क्यू डी यू बाई डी क्यू। तो 2 बार हो गया ये। ठीक है, फिर देखिए u आपका है, क्यू स्क्वायर यू है आपका, यहाँ पर छाप दीजिए। आसान है ना? चलिए, चलिए जरा कॉपी दे दो। ठीक ठीक। ठीक है बेटा, चलिए फिर लिखिए देन बाय इक्वेशन 9, देन बाय इक्वेशन 9, देन बाय इक्वेशन 9, देन बाय इक्वेशन 9 वी गेट, देन बाय इक्वेशन 9 वी गेट। इक्वेशन 9 से क्या मिलेगा बेटा बताओ तो? इक्वेशन 9 को जरा ध्यान देखिए, क्या है इक्वेशन 9? इक्वेशन 9 बेटा है आपका, हम लिख देना आपके बोर्ड पे। इक्वेशन 9 है d2 साई बाई dq2 प्लस लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये क्या? यही है ना? तो इक्वेशन नंबर 9 में आप d2 साई बाई dq2 की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या मिलेगा बेटा बताइए? e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना, d2u बाई dq2 माइनस 2q du बाई dq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1u, है ना, प्लस प्लस लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर, और साई की जगह पे क्या रखेंगे आप बताइए? u e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू किसके बताइए? 0 के। छाप दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए क्लियर है ना? बोलो भैया, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दिस फर्दर इंप्लाइज दैट e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या है? e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 अगर हम कॉमन ले लें दोनों तरफ से, तो क्या मिलेगा बताइए? क्या मिलेगा? d2u बाई dq2 तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस 2q du बाई dq भी अपनी जगह पे रहेगा। चेंज क्या आ जाएगा? देखिए यहां से आप e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा बेटा? u, और u का जब q से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस क्यू स्क्वायर u, और यहाँ कितना है? प्लस क्यू स्क्वायर u, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आ रहा, ठीक है, प्लस अब देखिए लैम्डा, है ना, और यहाँ क्या है? माइनस 1 है, तो क्या लिखेंगे आप? लैम्डा माइनस 1 यू इज इक्वल टू किसके इक्वल बताइए? 0 के। इक्वेशन नंबर कितना बना देंगे बताइए इसको? इक्वेशन नंबर कितना बना देंगे बताइए इसको? 12 बना देंगे। चलो देखिए, फॉर सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूशन
e to the power minus q square by 2 is not equal to 0. For solution e to the power minus q square by 2 is not equal to 0. सोल्यूशन के लिए ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है 0 बेटा किसको होना पड़ेगा, इस वाले डब्बे को। इक्वेशन नंबर कितना बना देंगे बताइए, इसको कितना बना देंगे, 13। चल ये 0 क्यों नहीं होगा, वो तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 0 क्यों नहीं होगा भाई। जो वेव फंक्शन लिया है आपने यही ना लिया है, साइज इक्वल टू u e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, यही ना वेव फंक्शन आपने लिया है। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो साई भी क्या हो जाएगा बेटा, 0। और साई 0 हो गया मतलब क्या, पार्टिकल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो कहाँ इतना माथा पच्ची कर रहे हैं हम। तो सोल्यूशन के होने के लिए e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 0 नहीं हो सकता। अगर e टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 0 हो जाएगा तो वेव फंक्शन ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वेव फंक्शन 0 होने के लिए सॉल्व करना है क्या, वेव फंक्शन 0 होने के लिए सॉल्व नहीं करना भाई, वेव फंक्शन की तो हमको कुछ वैल्यू चाहिए जिससे पार्टिकल की फॉर्मेशन निकाल सके, है ना। चलिए आगे बढ़िए, चलिए लिखिए इसको, इक्वेशन कुछ बना दो जी, 13, ठीक है। लिखिए इक्वेशन 13 इज similar to Hermite differential equation. Equation 13 is similar to Hermite differential equation of type 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 d2y by dx2 है ना माइनस 2x dy by dx, ठीक है, प्लस 2ny इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 14 छाप दीजिए। चलिए अब देखिए, समझिए पहले, अब देखिए, समझिएगा, ध्यान मेरी बात समझिएगा। देखिए इक्वेशन नंबर 13 और 14 देखिए देखने में एक जैसे हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 14 जो होता है उसको बेटा हम कहते हैं हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन कभी आपने देखा है क्या, नहीं देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की फैमिली टाइप की चीज है। क्यों, n की वैल्यू आप बदलते जाइए, डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलते जाएंगे एक ही फैमिली के। बात समझिएगा, n की वैल्यू आप बदलते जाइए, अलग अलग फैमिली के, मतलब एक ही फैमिली के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या होते जाएंगे, मिलते जाएंगे। इस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम कहते हैं हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सलूशन आपके सिलेबस में स्पेशल फंक्शन में है, ठीक है। पर क्वांटम मैकेनिक्स में अप्रोच हम लोग सोल्यूशन वाला रखते ही नहीं। हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हम लोग क्या कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, अब सीधे सीधे इसका क्या लिख देंगे, हम लोग सोल्यूशन लिख देंगे। सॉल्व नहीं करेंगे इसको, सॉल्व करने में 30-35 इक्वेशन वहां बनेंगे। अब वहां पे सॉल्व अगर आप करेंगे तो 30-35 इक्वेशन इसमें, 15-20-25 इक्वेशन इसमें, 50-55 इक्वेशन हो गया, तो 2 सवाल हो जाएगा आपका। बात समझ आ रहा है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है हम लोग तुरंत उसका क्या लिख देते हैं बेटा, सोल्यूशन। उसके सोल्यूशन कैसे आता है ये किस में पता चलेगा, स्पेशल फंक्शन में। क्योंकि स्पेशल फंक्शन अभी आप पढ़े नहीं है तो उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। आप अभी सीधे सीधे क्या कर लेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है बेटा और ये फला इसका क्या है, सोल्यूशन। अब कैसे सोल्यूशन है ये कहाँ पता चलेगा आपको, कुछ दिन के ब्रेक के बाद।
ठीक है। चलिए सस्पेंस है अभी, आप लोग जैसे सस्पेंस होता है ना पिक्चर के अंतिम में क्लाइमैक्स में पता चलता है कि किसने हीरो को मारा है, किसने हीरोइन को मारा था, होता ना सस्पेंस टाइप, बताइए सस्पेंस है, ठीक है। तो सस्पेंस आपका ओपन कब होगा बताइए, थोड़े दिन के बाद, ठीक है, क्लाइमैक्स में। चलिए क्या लिखा जी, विच इज सिमिलर टू हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, ठीक। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड 14, 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 फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड 14 वी गेट 13 और 14 से क्या मिलेगा बताइए हमको मिलेगा बेटा लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बताइए 2n के। लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू किसके आ गया 2n के, और यहां से लैम्डा बराबर किसके इक्वल आ गया बाबू बताओ तो 2n प्लस 1 के, छाप दीजिए। और इसको इक्वेशन नंबर कितना बना देंगे बेटा बताओ 15। चलिए लिखिए हेंस द solution of equation 13, hence the solution of equation 13 is given by, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे बेटा सीधे लिखेंगे, ठीक है ना। कैसे आता है ये कब पता चलेगा आपको, जब स्पेशल फंक्शन आप पढ़ लेंगे तब। अभी मेरी बात आप मान लीजिए कि इसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन बेटा होता है u इज इक्वल टू a hn q, ठीक है ना। इसको इक्वेशन बना दीजिएगा आप इक्वेशन नंबर 16 और लिखिएगा हियर a इज इक्वल टू, a क्या होता है बेटा आपको बताओ कांस्टेंट होता है, हियर a इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। और HNQ क्या होता है बताइए आपका, HNQ क्या होता है, HNQ बेटा आपका होता है हर्माइट पॉलिनोमियल, ऑफ डिग्री n, हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। बात समझ आ रहा ना। चलिए हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हमारा हर्माइट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना। किसी दिन या कल आपको बताएंगे कि इसको स्पेशल फंक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। आप टॉपिक पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन हो, किस दिन आपको बताएंगे स्पेशल फंक्शन क्यों, ठीक है। आज रहने देते हैं इतना ही, ये अभी आधा नहीं, ये मान के चलिए कि आपका 80% खत्म हो चुका है, 80 to 85% क्या हो गया खत्म हो चुका है। थोड़ा सा इसमें और बचा है, ये हम लोग कब देखेंगे बेटा बताओ कल, ठीक है। छोटा क्यों है, क्योंकि इसमें समझाए कम है। एक प्रॉब्लम आपने समझ लिया था अच्छे से कायदे से, इसके बाद समझाएंगे, क्योंकि अब आप अप्रोच समझ गए हैं क्या करना कैसे। जब आप अप्रोच समझ जाएंगे दिक्कत नहीं होगी। अप्रोच इसीलिए पार्टिकुलर बॉक्स में पहले पढ़ाते हैं, मेरा तो स्टाइल दूसरा है, पार्टिकुलर बॉक्स में इसलिए पहले पढ़ाते हैं क्योंकि पता है कि वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका अप्रोच आप आसानी समझ सकते हैं। मेरी अपनी साइकोलॉजी को ये कहती है और आप समझ भी जाते हैं। भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से पार्टिकुलर देखिए 6 प्रॉब्लम हमको पढ़ाने थे, 6 में से कोई हम पहले ले सकते थे ना, हमारी चॉइस इसी को पहले ले लिए रहते। इसमें पार्टिकुलर बॉक्स वाला अप्रोच है नहीं, पर हमने कौन सा अप्रोच पकड़ा था, पार्टिकुलर ना बॉक्स वाला। जो पार्टिकुलर बॉक्स वाला बेटा अप्रोच होता है वो ठीक रहता है, उससे आप प्रॉब्लम को पहले समझेंगे क्या करना है, ठीक है। और जब एक बार अप्रोच मिल जाएगा तो फिर कैलकुलेशन ही है, करते रहेंगे, है ना। बेटा